Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the scientific research methods. इससे पहले वाले में हम लोग ने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड डिस्कस किया था और दोनों ही आपके एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है. तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज दिस साइंटिफिक रिसर्च मेथड. साइंटिफिक मीन्स होता है एविडेंस बेस्ड. एविडेंस बेस्ड मीन्स होता है विथ प्रूफ. आप कुछ भी रिसर्च कर रहे हो तो उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास. जैसा कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो विथ प्रूफ करते हैं, सिंपली कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर देते. इसी तरह से साइंटिफिक मीन्स होता है एविडेंस बेस्ड. रिसर्च को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, री एंड सर्च. री मीन्स होता है अगेन, सर्च मीन्स होता है फाइंड करना. तो विथ प्रूफ आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो उसको हम लोग साइंटिफिक मेथड बोलते हैं. ओके तो जैसा कि ऐसे तो काफ़ी स्टडीज़ या काफ़ी रिसर्च हो चुकी होंगी, लेकिन लोग उस पर दोबारा से रिसर्च करते हैं जिससे कि उस चीज़ को वो अपडेट कर सकें. इसी तरह से अगर दोबारा रिसर्च करेंगे भी तो उसके लिए उनको साइंटिफिक मेथड यूज़ करना होगा. प्रूफ के साथ बताना होगा कि मैंने दोबारा रिसर्च करी है और मेरे पास ये प्रूफ है कि ये पिछली वाली रिसर्च में ये चेंजेस होने चाहिए. ठीक है, तो ये है आपका साइंटिफिक रिसर्च मेथड. चलो डेफिनेशन देख लेते हैं. तो ये एक तरह का सिस्टमेटिक प्रोसेस है. सिस्टमेटिक मीन्स होता है स्टेप बाय स्टेप. तो अगर आप कोई भी रिसर्च करोगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप डायरेक्ट उसका रिजल्ट निकाल दोगे, डायरेक्ट उसको कंक्लूड कर दोगे, ऐसा नहीं है. तो आप पहले प्रॉब्लम को देखोगे ना, पहले आप प्रॉब्लम ढूंढोगे कि मुझे इस चीज़ पे रिसर्च करनी है, उस प्रॉब्लम को असेस करोगे. असेस करने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव सेट करोगे. ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद फिर उस पर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट या कुछ भी करोगे. करने के बाद जब आप सब कुछ कंप्लीट कर लोगे देन उसका रिजल्ट निकालोगे. तो एक तरह से देखा जाए तो स्टेप बाय स्टेप आप चल रहे हो. डायरेक्ट आप रिजल्ट पे नहीं आ रहे हो, डायरेक्ट कंक्लूड नहीं कर रहे हो, आप स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हो. सो इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड एफर्ट्स. आपने कुछ भी किया तो ऑब्जेक्टिव की बेसिस पे किया. टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और क्वेश्चंस इज कॉल्ड साइंटिफिक रिसर्च. किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या उन क्वेश्चंस को जिनका आंसर अभी तक नहीं मिल पाया है या जिनका आंसर अधूरा है, उन आंसर्स को ढूंढने के लिए आप साइंटिफिक रिसर्च करते हो. तो चलिए आगे देख लेते हैं. पर्पस देखते हैं, क्या पर्पस है इस साइंटिफिक रिसर्च का. तो पर्पस में सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन. किसी भी चीज़ को आपको प्रॉपरली डिस्क्राइब करना है. ठीक है, तो आपका मेन पर्पस क्या है. ऐसा ही नहीं है कि आपने रिसर्च स्टार्ट कर दी और आपने उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब ही नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी ज़्यादा बेटर है सिजेरियन डिलीवरी से. ठीक है, तो ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला है तो ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैंने सिजेरियन सेक्शन होने के बाद प्रॉब्लम्स देखी होंगी, पढ़ी होंगी, लोगों से पूछी होंगी, है ना. और वजाइनल डिलीवरी वालों का भी मैंने स्टेटस देखा होगा कि कितनी जल्दी वो रिकवर कर लेते हैं. तो मैंने क्या किया, कुछ भी करने से पहले उस टॉपिक को, उस प्रॉब्लम को अच्छे से डिस्क्राइब किया है, देन मैं आगे बढ़ी हूँ. ठीक है, तो आपका मेन पर्पस क्या है कि पहले आपको अच्छे से उस चीज़ को डिस्क्राइब करना है, देन आपको कंप्लीट स्टडी अच्छे से कर पाओगे. नेक्स्ट है एक्सप्लोरेशन. एक्सप्लोरेशन का सिंपल मीनिंग होता है टू ट्रेवल या टू स्प्रेड. ठीक है, तो आप स्टडी ऐसे करो, लाइक आपकी स्टडी इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि वो एक्सप्लोर हो, वो यूजफुल हो दूसरों के लिए. अब अगर मैं स्टडी करती हूँ या मैं रिसर्च करती हूँ इस चीज़ पे कि कौन सी डिलीवरी ज़्यादा अच्छी है, वजाइनल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी. ठीक है, तो इसके लिए मुझे पुरानी स्टडीज़ देखनी पड़ेंगी जो एक्सप्लोर हुई हैं, जो फैली हुई हैं. तो स्टडीज़ तभी आपके पास हो पाएंगी और फैल पाएंगी जब आप उसको सही तरीके से करोगे और सक्सेसफुल करोगे. ठीक है, सो इफ़ योर स्टडी इज सक्सेसफुल देन ओनली यू कैन स्प्रेड इट, देन ओनली यू कैन पब्लिश इट. सही स्टडी होगी तभी आप उसे पब्लिश करोगे, तभी आप दूसरों को नॉलेज दे पाओगे. ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेनेशन. तो कुछ भी टॉपिक आप ले रहे हो,
अगर आपने उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया अपनी स्टडी में तो आपकी स्टडी वेस्टेज है। तो आपका मेन पर्पस और क्या होना चाहिए कि जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है उसकी डीप नॉलेज आपको होना चाहिए। इवन सिर्फ आपको ही नहीं, वो डीप नॉलेज आपको अपने स्टडी में भी दिखानी है और लोगों को अवेयर कराना है। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। आपका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द फैक्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द फैक्ट का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी स्टडी आप कर रहे हो तो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। चलो वो तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ वो फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, मिथ बेस्ड नहीं। मिथ मीन्स होता है अफवाहें, झूठ, ठीक है। तो उसके बेसिस पे नहीं होना चाहिए, फैक्ट बेसिस पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं ब्रेस्ट फीडिंग कराऊंगी तो मेरा फिगर खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रेस्ट फीड कराने से आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो मिथ क्या है, अफवाह क्या है कि ब्रेस्ट फीड कराने से आपका फिगर खराब हो जाएगा। लेकिन सच क्या है, फैक्ट क्या है कि ब्रेस्ट फीड कराने से आपको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा, ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा, आप हेल्दी रहोगे, आपके ब्रेस्ट में गांठें यानी कि सिस्ट नहीं पड़ेंगे, आपका बेबी भी लाइफ टाइम हेल्दी रहेगा, बेबी की जो मेंटल मेमोरी है वो हमेशा शार्प रहेगी। ये फैक्ट है। तो कुछ भी आप स्टडी में करो तो उसका फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, मिथ बेस्ड नहीं होना चाहिए। ओके तो ये है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द फैक्ट। आपने कुछ भी आइडेंटिफाई किया है लेकिन उसका एक फैक्ट होना चाहिए, रिलेशन उसका फैक्ट से होना चाहिए, मिथ से नहीं। नेक्स्ट है आपका प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। प्रिडिक्शन को अगर आप हिंदी में सोचो तो मीन्स होता है अनुमान लगाना। अब अगर मैं ये कोई स्टडी कर रही हूँ तो मैं उसके बारे में सोचूंगी ना, उसके फ्यूचर के बारे में सोचूंगी ना कि ये मेरी स्टडी सक्सेसफुल रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या मैं इस स्टडी को कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो इसके लिए मेरे पास मनी भी होना चाहिए। कोई भी रिसर्च करने के लिए मेरे पास प्रॉपर मनी होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसके लिए मैं एक स्टडी को कंप्लीट कर पाऊँ। तो मेरा प्रेडिक्शन क्या है, मैं अभी अगर कोई स्टडी स्टार्ट करूँगी तो मैं ये सारी चीज़ें सोच के चलूँगी कि मेरा इसमें मनी भी लगेगा, मेरा टाइम भी इसमें जाएगा, मेरी नॉलेज भी जाएगी, यूज़ होगी, ठीक, मुझे एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें सोच करके आपको स्टडी स्टार्ट करनी है। तो आपका पर्पस क्या है कि पहले मैं अपनी स्टडी का प्रिडिक्शन कर लूँ कि क्या ये स्टडी मैं कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, तब मैं उस स्टडी को स्टार्ट करूँ। कंट्रोल मीन्स होता है कि स्टडी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको आपको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो आपका मेन पर्पस क्या है, स्टडी के अंदर अननेसेसरी चीज़ों को कंट्रोल करना। फॉर एग्जाम्पल आपने जब सिजेरियन डिलीवरी और नॉर्मल डिलीवरी के लिए रिसर्च स्टार्ट करी तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए सिर्फ वही वाली वोमेन लेनी है जो पहली बार माँ बनी है। मान लो आपने अपनी स्टडी पे वो वाली भी औरतें ले ली जो कई बार माँ बन चुकी हैं, तो आपकी स्टडी में बायस आ जाएगा, मतलब आपकी स्टडी में प्रॉब्लम आ जाएगी, डेटा कलेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है, अननेसेसरी चीज़ों को अपनी स्टडी में नहीं इन्वॉल्व होने देना है, अननेसेसरी मनी वेस्ट नहीं होने देना है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं होने देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल करके रखनी है, तभी आप अपने टाइम पे स्टडी को कंप्लीट कर पाओगे या रिसर्च को कंप्लीट कर पाओगे। तो ये भी आपका मेन पर्पस है। नेक्स्ट है आपका प्रिस्क्रिप्शन। तो अगर देखा जाए तो सुना होगा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब किया, डॉक्टर ने वो प्रिस्क्राइब किया, है ना, सुना होगा आपने। तो प्रिस्क्राइब करने का मतलब क्या होता है कि डॉक्टर ने लिखित में दिया, यानी कि डॉक्टर ने उस मेडिसिन को मतलब आपको अथॉरिटी दी कि इस मेडिसिन को खरीद के ले आओ, ठीक। तो प्रिस्क्रिप्शन का मतलब यही होता है सिंपली कि अथॉरिटी देना, ओके, प्रिस्क्राइब करना।
रिसर्च के प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो स्टडी होने वाली है या आपकी जो स्टडी चल रही है उसमें वो ऑथेंटिक हो, बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज हो। पुरानी स्टडी से आपने नॉलेज ली है, उसके डेटा को पढ़ा है, तब आपने उस चीज़ों को अप्लाई किया है, ठीक है, तब आपने अब खुद को अलाउ किया है कि मैं ये डेटा यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। नेक्स्ट है आपका पर्पस। आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे, अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग होता है फीचर्स, ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हो उसके क्या क्या फीचर्स हैं उनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो पहला है आपका ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेसेस, ठीक है। तो जो भी आप रिसर्च कर रहे हो वो इन ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, और जो सिस्टमेटिक होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप एक जगह आपने स्टार्ट किया फिर आपने उसको छोड़ दिया अधूरा, फिर दूसरा स्टेप आपने ले लिया। आपको एक स्टेप को कंप्लीट करना है, फिर दूसरे को कंप्लीट करना है इन ऑर्डर। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर नॉट अंडर द डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स को आपको कंट्रोल करके रखना है कि वो आपकी स्टडी को आकर के ख़राब ना कर दें। फॉर एग्जांपल, जब आप डेटा कलेक्शन करने जाओगे तो आपको उन ग्रुप को कंट्रोल करना है, जैसा कि आपको मान लीजिए बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको डेटा कलेक्शन करना है, उसमें बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट नहीं होने चाहिए, उसमें बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट नहीं होने चाहिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है। तो आपको एक्सटर्नल चीज़ों को कंट्रोल करके रखना है कि आपकी स्टडी को ख़राब ना कर दें। तो दूसरा आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि स्टडी में कंट्रोल होता है, ठीक है, ऑर्डर होता है, सिस्टम होता है, कंट्रोल होता है, साथ ही साथ स्टडी जो होती है सक्सेसफुल स्टडी वो बेस्ड ऑन अजम्पशन और हाइपोथेसिस होती है। अजम्पशन क्या है? अजम्पशन मीन्स अज्यूम करना, कुछ सोच के रखना, थिंक करना, और हाइपोथेसिस मीन्स होता है उस चीज़ को प्रूव करना, जो आपने सोचा है उसको प्रूव करना, ठीक है। तो अगर आपने अपनी स्टडी के बारे में नहीं सोचा तो आप प्रूफ क्या करोगे? अगर मैंने ये सोचा है कि वजाइनल डिलीवरी मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू द सिजेरियन डिलीवरी, ये मैंने सोचा, अब मैं उसको प्रूफ करने के लिए स्टडी कंप्लीट करूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि आपकी स्टडी में अजम्पशन और हाइपोथेसिस होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स होता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव्स अगर आपकी स्टडी में नहीं होंगे तो आप मतलब स्टडी करोगे कैसे? नेक्स्ट है आपका जनरलाइज्ड एंड कैन बी यूज्ड इन दी अदर स्टडीज। जनरलाइज्ड मीन्स होता है फैलना, तो स्टडी की जो क्वालिटी जनरलाइज्ड होनी चाहिए, उसकी नॉलेज जनरलाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि पूरी दुनिया उसको पढ़ के समझ सके, उस नॉलेज को गेन कर सके, और वो नॉलेज अगले आने वाली स्टडी में यूज़ हो सके। जैसे कि अगर मैं वजाइनल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी पे अगर स्टडी करना या रिसर्च करना चाहती हूँ, तो इससे पहले जितनी भी वजाइनल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी पे रिसर्च हुई होगी उसको मैं पढ़ के उनकी नॉलेज ले लूँगी कि हाँ इन्होंने कितना नॉलेज गेन किया है, और उसके बाद मैं अपनी स्टडी में उस नॉलेज को भी यूटिलाइज करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है साइंटिफिक। साइंटिफिक मीन्स होता है एविडेंस्ड बेस्ड, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ, ठीक। तो अगर आपकी स्टडी का आपके पास एविडेंस नहीं होगा, प्रूफ नहीं होगा, तो आपकी स्टडी रद्द कर दी जाएगी, फेक मानी जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी साइंटिफिक मेथड्स ऑफ रिसर्च, जिसमें हम लोगों ने डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड पर्पस डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके स्टेप्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।